अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हज़रत बिलाल और आज हम फ़िज़िक्स के न्यू सेशन का जो आगाज़ हुआ है QCA में टेस्ट्स का, तो उसका पहला और दूसरा चैप्टर जो है उसका टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट MCQ जो है इस चैप्टर का वो है 1.513 + 26.3 कैन बी करेक्टली रिटन एज। हमने बुक में एक टॉपिक पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिज़ल्ट आप कहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ये जो MCQ गिवन है इसमें आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन थी 1.513 और दूसरा था 26.3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 27.813। लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गिवन मेजरमेंट्स में से किस में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है या लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो लीस्ट प्रिसाइज में ये वाला है जिसमें डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस है। तो हमेशा के लिए आंसर को हमने लिमिट करना होगा टू द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। तो इसमें 1 डेसिमल पॉइंट तक है लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, तो आंसर भी 1 डेसिमल पॉइंट तक होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 27.8 and that is option number D. 126. Suppose A is equal to B plus C when A has the dimensions of L over M. What will be the dimension of B and C? हमें एक इक्वेशन गिवन है कि जिसमें A को इक्वल लिया गया है B plus C। हमें पता है कि A का जो डायमेंशन है वो L over M है। याद रखिए हमारे पास अगर ये A B plus C के इक्वल आता है तो इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जो डायमेंशन इसका है वो डायमेंशन इन दोनों का भी हमारे पास होना चाहिए। तो दोनों का डायमेंशन L over M और L over M हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि सिमिलर नेचर वाली क्वांटिटी आपस में ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जिनका नेचर मुख्तलिफ हो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर C जो है ये करेक्ट होगा। Question number 127. The dimension of plane angle is represented correctly as. प्लेन एंगल हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक को हम प्लेन एंगल दूसरे को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल हमारे पास रेशो है। ये रेशो है आर्क लेंथ का रेडियस के लेंथ के साथ। चूंकि ये रेशो है इस वजह से यहाँ पे अगर इनका यूनिट मीटर हम लिखेंगे तो आपस में कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए डायमेंशन हम लिख सकते हैं m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 25.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इज। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है हमें। मेजर्ड वैल्यू भी गिवन है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी गिवन है। एक लेंथ है जो कि हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इसका परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाले इन लेंथ। जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू से और उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सॉल्व कर सकते 25 4 ज़ा 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो 0.4%। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर D है। 129 मुख्तलिफ मेजरमेंट्स गिवन है x1 x2 x3। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। इन मेजरमेंट्स में कौन सा मेजरमेंट है जो कि मोर एक्यूरेट है। x1 आपके पास गिवन है 10.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। x2 गिवन है 10.00 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और x3 गिवन है 10.000 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। हमें पता है कि एक्यूरेसी जो है ये डिपेंड करती है रिलेटिव या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे। तो इन तीनों मेजरमेंट्स में जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम आ रही हो वो ज़्यादा एक्यूरेट है।
तो अगर मैं यहाँ पे x3 को देखूँ तो x3 में 0.001 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सबसे कम आएगी, तो ये मोर एक्यूरेट कहलाएगा। या हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें ज़्यादा हो, तो इसमें बेटा 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो x3 इज़ द मोर एक्यूरेट। ऑप्शन नंबर सी। 130 MCQ 130 है, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू i प्लस जे विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज। अच्छा, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर r गिवन है x, अच्छा i प्लस जे से, i प्लस जे से ये मुराद है कि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। चूंकि दोनों x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू फाई के बराबर होती है, जो कि होती है tan इनवर्स y कंपोनेंट बाय द x कंपोनेंट, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी 1 है, ये भी 1 है, तो tan इनवर्स 1 और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 45 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है विद द यूनिट वेक्टर। The unit vector of a vector b 4i minus 5j is वेक्टर b हमें गिवन है 4i minus 4j। पूछ रहे कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। यूनिट वेक्टर से मुराद वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर और जो हमें किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, या इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेटा वेक्टर तो आपको ऑलरेडी गिवन है 4i माइनस 5j, तो आप लिखेंगे 4i माइनस 5j। मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करें तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अंडर द रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो 4 4 16 25 49 आएगा, जिससे स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, तो मतलब इधर आपके पास 7, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन आपके पास क्या होगा, वो ये करेक्ट वन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। गिवन ऑप्शंस में से कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आपने पढ़ा था डायमेंशन के टॉपिक में कि टर्म्स रिलेटेड टू डायमेंशंस, उनमें से डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस वेरिएबल 4 टर्म्स इस्तेमाल हुए थे। अब इनमें से डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात हो रही है। एफिशिएंसी डायमेंशनलेस है, बिल्कुल एफिशिएंसी रेशो है आउटपुट वर्क का इनपुट वर्क के साथ, तो ये डायमेंशनलेस है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स का स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ रेशो है, ये भी आपके पास रेशो है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो ये भी हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस। तो ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQ है, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल गिव अस। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम का जो रेशो होगा दैट विल गिव अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन याद रखिए ये डायमेंशनलेस है, लेकिन इसकी वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। वाटर के केस में इनकी वैल्यू जो है 1.33 है, ग्लास के केस में इसकी वैल्यू जो है वो 1.5 है टू ग्लास, जबकि डायमंड के केस में इनकी वैल्यू जो होती है वो 2.4 जो कि मैक्सिमम है, तो मतलब इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो इसको हम कहेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन तो नहीं है लेकिन ये वेरिएबल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। 134 द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स आर सिमिलर टू। मोमेंट ऑफ फोर्स से मुराद बेटा टार्क है। टार्क का डायमेंशन, टार्क का जो यूनिट है न्यूटन मीटर, वर्क का भी न्यूटन मीटर होता है, एनर्जी का भी न्यूटन मीटर है, तो इनका डायमेंशन आपस में सेम हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट MCQ है, x इज इक्वल टू ए बी वेयर a एंड b रिप्रेजेंट डिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ x। याद रखिए
तो आपने लिख दिया x इज इक्वल टू ए बी, और ये दोनों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक के लिए मीटर ऐसा यूनिट, दूसरे के लिए भी मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो x का यूनिट क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 136 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनको कलेक्टिवली सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। अब इस गिवन ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपको रूल्स याद है तो रूल्स के मुताबिक आप बता सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इस मेजरमेंट में वो 4 है। कितने हैं, 4 है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर 0.034 इज एक्सप्रेस्ड एज। एक नंबर गिवन है 0.034 और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट ऐसी जगह पे आपने प्लेस करना है कि जिसके लेफ्ट साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट हो। यहाँ पे 0 है, आपने नॉन जीरो की तरफ लेके जाना है, तो आप इसको इधर लेके जाएंगे। तो 2 डेसिमल प्लेस तक हम लेके गए हैं। जब 2 डेसिमल प्लेस तक आप लेके जाओगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पावर में माइनस में इजाफा, तो -2, 3.410 -2, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी से रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 माइक्रोन इज इक्विवेलेंट टू। माइक्रोन, फर्मी, लाइट ईयर, ये तमाम लेंथ के यूनिट से। माइक्रोन याद रखिए, 1 माइक्रोन जो होता है ये बराबर 10-6 मीटर के। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 139 द रेशियो ऑफ 1 पिकोमीटर टू 1 नैनोसेकेंड इज इक्वल टू। 1 पिकोमीटर का 1 नैनोसेकेंड से रेशो, तो देखिए पिको प्रीफिक्स है 10-12 मीटर हो जाएगा, और ये प्रीफिक्स है 10-9 हो जाएगा 7 में मिलीमीटर। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10-12 + 9 मीटर पर सेकेंड, तो 10-3 मीटर पर सेकेंड। 10-3 को मैं मिली कह सकता हूँ, मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी से रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैग्नीट्यूड ऑफ जे डॉट आई क्रॉस के इज इक्वल टू। मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस के, याद रखिए के क्रॉस आई हमें पता है कि जे के बराबर होता है, लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -j, क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव है वेक्टर प्रोडक्ट -j। अब आप j डॉट -j की जब आप बात करेंगे तो j माइनस बाहर, j डॉट j से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो करेक्ट ऑप्शन इज -1, जो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 141 वेक्टर ए एक्टिंग अलोंग x एक्सिस। एक वेक्टर है ए जो कि एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। इट्स वाई कंपोनेंट फील्ड भी याद रखिए, अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है जो कि अलोंग एक्स या अलोंग वाई एक्ट करे, तो अगर अलोंग एक्स पड़ा हुआ है तो इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है, जबकि वाई कंपोनेंट्स का क्या होगा, हमेशा के लिए 0 होगा। अगर अलोंग वाई पड़ा हो तो इसका सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा, लेकिन इसका एक्स कंपोनेंट हमेशा के लिए 0 होगा। लेकिन यहाँ पे प्लेन में कहीं पे किसी और एंगल पे पड़े हो तो फिर इसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे। क्योंकि ये सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस पड़ा है तो इसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। क्या होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। 142 टॉर्क प्रोड्यूस बाय सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज। याद रखिए सेंट्रल फोर्स से मुराद वो फोर्स जो कि अलोंग द सेंटर एक्ट करती है। जब भी हम सेंट्रल फोर्स की बात करेंगे तो सेंट्रल फोर्स के लिए मोमेंटम की वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो टॉर्क हमेशा के लिए सेंट्रल फोर्स के लिए 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर अ बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे में हम कहते हैं कि समेशन ऑफ f शुड बी 0, समेशन ऑफ a शुड बी 0, या आइदर v विल रिमेन कांस्टेंट।
तो v will remain constant. That is the correct option. Option number A. 144. The scalar product of 2i plus 3j and 2j plus 3k will be. डॉट प्रोडक्ट पे ये MCQ गिवन है. अगर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हमें मालूम हो तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कंपोनेंट्स फॉर्म में आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, इनको आपस में डॉट प्रोडक्ट के जरिए से मल्टीप्लाई किया गया है. एक है हमारे पास 2i प्लस 3j और दूसरा है 2j प्लस 3k. हमने पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्टेंट 1 आएगा. जिस तरह i डॉट से 1 आता है, j डॉट j से या k डॉट k से आता है, लेकिन डिसिमिलर यूनिट्स के दरमियान में, यूनिट वेक्टर के दरमियान में, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा. तो आपने सिर्फ वो यूनिट वेक्टर देखने हैं डॉट प्रोडक्ट में जो कि सिमिलर है, क्योंकि बाकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उनसे रिजल्ट से भी 0 आना है. तो इसके लिए फार्मूला हमें पता है, ये मेन फार्मूला है ax bx ay by और az bz. ये जनरल फार्मूला अगर आपको याद हो, इस फार्मूले से अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो i डॉट j से 0 आना है, i डॉट k से भी 0 आना है. सिर्फ ये वाला 3 and 2, 3 2 6, मतलब ये भी 0 है. और यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, 3 2 6 हो जाएगा j डॉट j, और ये भी आपके पास 0 रिजल्ट देगा. तो j डॉट j चूंकि 1 के बराबर होता है तो आपके पास इन दोनों वेक्टर से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6 into 1, that is 6. So the correct option here is option number D. Option D is the correct option. MCQ 145. A dot B is equal to AB under the root divided by under the root 2 at an angle of A dot B. याद रखिए, A dot B से रिजल्ट आया है AB डिवाइड बाय अंडर द रूट 2. ये किस एंगल पे ये रिजल्ट पॉसिबल है? याद रखिए, हम लिखते हैं A डॉट B दैट इज इक्वल टू AB cos थीटा. ठीक है, लेकिन cos थीटा, अगर थीटा हमारे पास 45 डिग्री हो तो cos 45 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू आती है 1 ओवर अंडर द रूट 2. अगर ये वैल्यू हम इधर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा A डॉट B इज इक्वल टू AB अंडर द रूट 2. तो एंगल कौन सा है? 45. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. MCQ है 146. द एंगल मेड बाय वेक्टर B इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. हमारे पास जो XY प्लेन है, इस पे फोर्थ क्वाड्रेंट हम बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. तो अगर वेक्टर B सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा है तो इसके लिए मैग्नीट्यूड निकालने का तो सेम फार्मूला तमाम क्वाड्रेंट्स के लिए हम लिखते हैं, लेकिन जो एंगल है, एंगल याद रखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय द फार्मूला 180 माइनस 5. यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेक्टर लाई करता है तो यहाँ पे ये फाई एंगल बनाएगा और यहाँ पे बनाता है थीटा. ये थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से 0 से लेके ये क्या है बेटा? 180 है. तो ये इस 180 में से, टोटल में से अगर आप ये फाई क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर ले, तो दैट विल बी द एंगल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट MCQ है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A इज इक्वल टू I माइनस J इज. एक वेक्टर है जो कि गिवन है I माइनस J की फॉर्म में. कंपोनेंट्स है इसके. ये वेक्टर लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका बल्कि फोर्थ क्वाड्रेंट में. X कंपोनेंट पॉजिटिव है, Y कंपोनेंट नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है. यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं किस तरह? अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर तो यही आप लिख लेंगे. मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला आपने याद रखना है x कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका x कंपोनेंट जो होगा वो ax होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड -1 है. स्क्वायर की फॉर्म में दोनों से 1 1 आ जाएगा जो कि अंडर द रूट 2 है. तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ये वाला जो होगा I minus J divided by under the root 2, which is represented by option number C. 148 MCQ. डायमेंशन से रिलेटेड है. द डायमेंशनल रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल रेशो है वो क्या है?
फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड, अगर हम लिखते हैं F/T, याद रखिए टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी का यूनिट है पर सेकेंड, टाइम पीरियड का है सेकेंड, ये भी ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ T-2 और इधर 1, तो रेशो दोनों का जो बनेगा वो बनेगा T-2 रेशो 1, -2 पावर के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 149, डायन सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ, डायन याद रखिए फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, वैसे हम न्यूटन लिखते हैं, यहाँ पे डायन है, और सेंटीमीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, हम एसआई में मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो डायन सेंटीमीटर, जिस तरह आप न्यूटन मीटर लिखते हैं, न्यूटन मीटर, तो इस तरह आप लिखेंगे सीजीएस में डायन सेंटीमीटर। तो न्यूटन मीटर हम इस्तेमाल करते हैं या तो टार्क के लिए या फोर्स के लिए, एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है 150, बाय कन्वेंशन रूल्स ऑफ एसआई यूनिट विच ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर आपने कन्वेंशन रूल्स पढ़े हो यूनिट्स लिखने के, तो उनमें ये गिवन ऑप्शन में न्यूटन सेकंड गिवन है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि एस सेकंड में SEC लिखा गया, जो एब्रीवेशन है, जो हमने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा है किलोमीटर, किलोमीटर प्रीफिक्स और मीटर यूनिट है, इनको साथ साथ लिखना था, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में दरमियान में स्पेस रखा गया है, जो कि गलत है। 1 माइक्रोकूलम, हमने ये भी पढ़ा था कि प्रीफिक्स को कभी रिपीट नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, तमाम में गलतियाँ हैं, तो ऑल ऑफ दीज। तमाम ऑप्शंस रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, और ये आल्सो डिपेंड करता है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे। गिवन ऑप्शंस में से ए बी सी डी में से जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें डेसिमल पॉइंट्स या नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 आती है, तो इस वजह से चूंकि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है, तो प्रिसीजन, ये रीडिंग क्या होगा, मोर प्रिसाइज होगा। याद रखिए प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी जो है, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बेटा सबसे ज़्यादा है, इस वजह से ये ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, मोर प्रिसाइज। 152, द परसेंटेज एरर ऑफ AD एंड C आर ABC रिस्पेक्टिवली। AD कैपिटल ADC जो गिवन है ये मेजरमेंट्स है, और इनमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी A, B और C गिवन है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है, ठीक है। देन द परसेंटेज एरर इन AD/C, फर्स्ट करें एक से इक्वेशन है जो कि लिखा गया है AD/C, कह रहे हैं इस पे परसेंटेज क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी हमारे पास फार्मूला आए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला, तो उसमें हम गिवन क्वांटिटीज़ का परसेंटेज एरर निकाल के उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, परसेंटेज एरर हमेशा के लिए ऐड होते हैं। यहाँ पे चूंकि डिवीजन है और परसेंटेज हमें गिवन है, तो हम डायरेक्ट उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो परसेंटेज एक्स में जो होगा वो क्या होगा, परसेंटेज इन ए हमें दिया गया था A, उसको ऐड किया गया जो AB अच्छा ये B है, AB/C, तो इसमें B गिवन है परसेंटेज, इसमें क्या है, C गिवन है, तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है, AB परसेंटेज है, B भी परसेंटेज और C भी परसेंटेज में गिवन है, तो यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, C ऑप्शन करेक्ट। 153, during a free fall experiment the percentage uncertainty in height and time is recorded as 2% and 3% respectively. The percentage uncertainty in G will be, एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0 है, फ्री फॉल के दौरान G की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो अब हमारे पास अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास h इस्तेमाल हो जाएगा, इनिशियल चूंकि 0 है तो हम डायरेक्ट हाफ GT² लिख सकते हैं, या G की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2h/T²। तो बेटा फार्मूले में डिवीजन आ रहा है, अगर आप परसेंटेज G में निकालना चाहते हैं तो ये बराबर होगा परसेंटेज इन H प्लस परसेंटेज इन T, लेकिन T के ऊपर पावर है तो पावर रूल अप्लाई करके आपने 2 को मल्टीप्लाई भी करना है। तो हाइट में परसेंटेज आपको गिवन था 2%,
जबकि टाइम में आपके पास 3% था, तो 2% और प्लस 6% दैट इज 8%. परसेंटेज इन जी विल बी 8%. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट एमसीक्यू है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज इन द मेजर्ड वैल्यू 0.07060 आर. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पूछे गए, आपको थोड़ा कंफ्यूज करा के दिया गया है कि सिग्निफिकेंट जीरोस की बात करें. हम जब सिग्निफिकेंट फिगर्स में रूल्स डिस्कस करते हैं तो जीरोस के लिए रूल्स मुख्तलिफ हैं. कुछ जीरो सिग्निफिकेंट में शुमार होते हैं और कुछ नहीं होते. वो जीरोस जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे आते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं करते, उनको हम सिग्निफिकेंट ज़ीरो नहीं कहते हैं. लेकिन ऐसे ज़ीरो जो या तो नॉन ज़ीरो के दरमियान में हो या नॉन ज़ीरो के राइट साइड पे आए डेसिमल प्लेस के साथ, तो फिर इनको हम सिग्निफिकेंट में शुमार करते हैं. तो इनमें से वैसे तो 4 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन ये दोनों ज़ीरो जो होंगे ये सिग्निफिकेंट में शुमार हो जाएंगे. तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी. 2 सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ में आते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 2i - 3j विल लाई इन. वेक्टर को अगर हम देखें, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं. x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है. तो याद रखिए अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल है किस क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में. 4th क्वाड्रेंट वो होता है कि जिसमें x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है लेकिन y की वैल्यू क्या होती है? वो नेगेटिव. तो ये वेक्टर 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास. MCQ 156 विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कपल ऑफ फोर्सेज फॉर अ कपल द फोर्सेज आर. कपल में जो दो फोर्सेज होती है क्या वो कंकरेंट होती है, नॉन कंकरेंट होती है, कोलिनियर होती है, एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट. याद रखिए कपल के दौरान जो दो फोर्सेज होती है ना तो ये कंकरेंट होती है, ये नॉन कंकरेंट होती है, और ना ये कोलिनियर होती है, ये नॉन कोलिनियर होती है. तो गिवन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है नॉन कंकरेंट. कौन सा है? नॉन कंकरेंट. बी ऑप्शन करेक्ट है. कपल फोर्सेज आर ऑलवेज नॉन कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर. ये लॉन्ग द सेम लाइन एक्ट नहीं करते. हम कहते हैं दो फोर्सेज जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो और किसी बॉडी के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अमल करे तो वो रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है. कपल से कहा जाता है ऐसे फोर्सेज को. अच्छा, फिर वेक्टर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है. अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच वन विल बी द पॉसिबल रिजल्टेंट. अच्छा, इस तरह का सवाल जब भी आता है फोर्सेस के हवाले से कि जब दो फोर्सेस आपके पास गिवन हो और आपसे पूछा जाता है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है, तो आप एक काम किया करें, आप इनको ऐसे फोर्स को डायरेक्ट पहले ऐड करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें. आपको दो लिमिट्स मिल जाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मिनिमम वैल्यू आ सकती है, क्या आ सकती है. ठीक है, तो 7 न्यूटन और 3 न्यूटन से मैक्सिमम रिजल्ट 10 न्यूटन आ सकता है, जबकि मिनिमम रिजल्ट आपके पास आ सकता है सब्ट्रैक्ट करके 4 न्यूटन. तो मतलब फोर्स की वैल्यू लाई करती है इस रेंज में, 10 से 4 न्यूटन के दरमियान में लाई करती है. इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है. 5 न्यूटन इसी रेंज में आ रहा है क्योंकि 4 के बाद 5 आता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. MCQ है 158. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 56.7 प्लस 5.78. 56 पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है. वैल्यू आपके पास बेटा गिवन है 56.7 और दूसरी वैल्यू गिवन है प्लस 5.78. जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपसे पूछे तो आप पहले इनको ऐड कर लें, तो ये बन जाएगा 62.48 बन जाएगा. ठीक है, लेकिन जब आपने पढ़ा था कि जब आप ऐसे दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से जो लीस्ट प्रिसाइज है वो कौन सा है, वो ये वाला है. इसमें 1 डेसिमल प्लेस है तो आंसर विल बी 62.5. राउंड ऑफ कर लें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर अब इसमें आपके पास है. कितने हैं? 3 है. ये चौथा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो द करेक्ट ऑप्शन इज 3. 158 में 3 सी ऑप्शन. अच्छा, एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू if S इज इक्वल टू AT प्लस B
square, where s is the distance traveled by body in kilometers, what is the time and t is the time in seconds, then the unit of b are. इनमें b का यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है बेटा? ये आपके पास जो है ये डिस्टेंस है, मीटर है इसका डायमेंशन, यहाँ से भी मीटर आएगा, यहाँ से भी आप मीटर आना चाहिए। तो इसके लिए अगर ये सेकंड है तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अच्छा, इस ये आपके पास क्यों है किलोमीटर में, तो मतलब यहाँ पे किलोमीटर आना चाहिए। किलोमीटर किस तरह आ सकता है? अगर हम b की जगह लिखे किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम है साथ में, तो टाइम के साथ ये सेकंड स्क्वायर इस टाइम स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास किलोमीटर रह सकता है। तो b हम लिख सकते हैं, b की जगह लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 159 में आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। द क्वांटिटीज a and b are related by the relation which is given a by b या a divided by b। अच्छा, a is equal to, एक रिलेशन गिवन है a is equal to a divided by b। कहा जा रहा है कि इसमें जो a है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, किसको? मास को। तो b किसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा? तो b विल रिप्रेजेंट फोर्स, क्योंकि हमने सेकेंड ला पढ़ा a is equal to f by, अच्छा b आपके पास गिवन है m के बराबर, तो a आपके पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा? फोर्स है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो a की जगह बेटा क्या आ जाएगा? फोर्स आएगा। तो a इज इक्वल टू f बाई m, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 160 में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। m0, नेक्स्ट क्वेश्चन है m0 l पावर 0t माइनस 1 रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ, ये किसका डायमेंशन? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, नन ऑफ दीज। तो ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को, किसको? फ्रीक्वेंसी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर ये सिर्फ m0 l0 और t पावर प्लस 1 होता तो फिर टाइम को रिप्रेजेंट करता। अच्छा, द परसेंटेज एरर इन मास वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज 3% एंड 1.5% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज, हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। अब हमसे पूछ रहे कि डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकाले, ये क्योंकि डिवीजन है तो परसेंटेज इन मास को परसेंटेज इन वॉल्यूम के साथ आप ऐड करेंगे तो ये परसेंटेज इन डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। ऑप्शन में गिवन है कि मास में जो परसेंटेज एरर है वो है 3% और ये है 1.5%, तो ऐड करें 4.5% आ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, गिवन दैट L1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, द डिफरेंस इन लेंथ। बुक के ही एक एमसीक्यू की तरह है, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एक लेंथ है और दूसरे हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मैयड वैल्यू को मैयड वैल्यू से बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर ले बेशक, ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज हमेशा के लिए आपस में क्या होंगी? ऐड होंगी। वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर L1 माइनस L2 विच इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसको जरा सुने। द परसेंटेज एरर ऑब्जर्व्ड इन द वैल्यू ऑफ g एंड हाइट फॉर अ बॉडी आर 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द फ्री फॉल। एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, मैंने उसको यहाँ से रिलीज कर दिया, तो g में और h की वैल्यू में परसेंटेज एरर नोट किया गया है। कह रहे व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द फाइनल वेलोसिटी, जब ये हिट करेगी तो फाइनल वेलोसिटी में परसेंटेज एरर कितना होगा? तो जब हम इसके इधर से रिलीज करेंगे तो इनिशियल इसके लिए क्या होगा? 0 होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप इस्तेमाल करेंगे, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी इस हालत में फ्री फॉल में इनिशियल 0 हम लेंगे तो इक्वेशन में 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर या vf इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh, ये तो कांस्टेंट है 2gh होल पावर 1/2। तो 2 को अगर हम परसेंटेज इन vf निकालेंगे तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो
जी और एच के परसेंटेज को आपस में आपने क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन साथ साथ आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिव पावर से उसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब आप लिखे जी में परसेंटेज कितना गिवन था, 4%, जबकि एच में 2% है, तो 6% डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, देट इज 3%। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 3%। 165, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। अगेन आपको साइन कन्वेंशंस गिवन है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। 5 न्यूटन मीटर गिवन है, 5 न्यूटन मीटर, इसमें न्यूटन और मीटर को साथ साथ लिखा गया है, जबकि हमने रूल पे ये पढ़ा था कि जब भी कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स आएंगे तो उनके दरमियान में स्पेसिंग ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें इन्होंने ये साथ साथ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो रॉन्ग होगा। 166 MCQ है, 166, एरिया ऑफ 3 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, 3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है ये इक्विवेलेंट है किसके तो याद रखिए, आपने साइन कन्वेंशंस में भी पढ़ा था कि जब भी किसी यूनिट के साथ प्रीफिक्स आ जाए और उस यूनिट पे आपको पावर दिखाई दे तो वो पावर प्रीफिक्स के ऊपर भी होगा। आप इसको इस तरह लिखेंगे, तो किलो इज अ प्रीफिक्स जो कि है 10⁻3। तो अगर आप पावर इस पे भी अप्लाई करेंगे तो आज हो जाएगा 3 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। MCQ 167, MCQ 167 जो है उसमें पूछ रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्म गिव्स अस अ नल वेक्टर। नल वेक्टर वो वेक्टर होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और जिसका डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो, फर्जी हो, ठीक है, नल वेक्टर। तो अगर आपके पास दो सेम वेक्टर्स हैं, आप उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले, इस तरह लिखे, तो इससे नल वेक्टर आ सकता है। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आप किसी सिमिलर वेक्टर के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो इससे भी रिजल्ट नल आ सकता है, ये भी ठीक है। -a + a कर ले फिर भी आपके पास नल आ सकता है, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज, तो इन तमाम से नल वेक्टर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो करेक्ट है। 168, ओनली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर अकर्स इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। हमने एक टॉपिक पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। तो डिपेंड करता है आप किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो पॉजिटिव हो और 1 से ग्रेटर हो तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड में इंक्रीज आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 1 से ग्रेटर हो लेकिन नेगेटिव हो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो गिवन है ये कह रहे अगर आप सिर्फ डायरेक्शन में चेंज लेके आना चाहते हैं तो आप फिर उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें -1 से। -1 से उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। अगर ये वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में और आपने इसको क्या किया, इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो ये बन जाएगा -a। तो इससे मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन उलट जाएगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 169, कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट दो या दो से ऐसी ज़्यादा फोर्सेस कि जो कि सेम पॉइंट पे एक्ट करें उनको कहा जाता है कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ऑप्शन ए। 170 में आपके पास दो वैल्यूज गिवन है जो कि जिसमें मैयड वैल्यू और परसेंटेज एरर्स गिवन है लेकिन साथ में पावर भी है। डिवाइड किया गया है किस पे, 2 सेकेंड +/-0.2%। पावर रूल यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये स्क्वायर 4 पे भी आएगा तो ये बन जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा +- इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4%, ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन में ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और +/-0.4%। जब डिवाइड होगा तो मैयड वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी, तो 4 /
अच्छा ये 4 4 का 16 हो जाएगा, तो 16 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 सेकंड स्क्वायर प्लस माइनस, और ये हम परसेंटेज आपस में ऐड करते हैं, तो 4% प्लस 0.4%, तो इधर से आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4.4%। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। (171) Accuracy of a measurement is determined by the absolute uncertainty, percentage, relative uncertainty, both A and B, none of these. Accuracy is determined by the relative uncertainty, not by the percentage or absolute, relative uncertainty. तो ये वो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। 172 MCQ है, विच आर द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल वेरिएबल, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डायमेंशनल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करे? पाई, ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जी जो है ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डायमेंशनलेस वेरिएबल है, जबकि जी जो स्मॉल जी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डायमेंशनल वेरिएबल हो सकता है क्योंकि जी की वैल्यू वेरी कर जाती है। जब आपका फासला अर्थ के सेंटर से चेंज होता है तो साथ में जी की वैल्यू भी चेंज होती है, तो जी जो है ये डायमेंशनल वेरिएबल है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। 173 A vector f is lying in the third quadrant of the xy plane. The possible angle made by it will be 80 degree, 120, 240, 320. अच्छा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको एंगल्स का पता होना चाहिए, 0 है, ये 90 है, 180 है, और ये 270 और ये 360। तो ये रेंज 180 से 270 के दरमियान में आपके पास कोई एंगल होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। गिवन ऑप्शन में से 240 गिवन है, ये सी रेंज में आ रही है, तो दैट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू जो कि ऑप्शन नंबर सी से रिप्रेजेंट होती है। 174 मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज 0, कम से कम 2 कोलिनियर अलोंग द सेम लाइन अगर ऐड करेंगे तो उनसे रिजल्टेंट 0 आ सकता है, ना ला सकता है, कम से कम 2 होनी चाहिए, तो 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए से रिप्रेजेंट हुआ है। 175 two vectors a and b are perpendicular to each other then which of the following option is true? अच्छा, परपेंडिकुलर a डॉट b हमने पढ़ा हुआ है, ए बी का सीटा के बराबर होता है। अगर यहाँ पे आप एंगल 90 पुट करेंगे तो ये cos 90 की हमेशा के लिए क्या होती है, वो 0। तो a डॉट b से जो 0 रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल ठीक है। अगर आप a क्रॉस b की बात करते तो यहाँ से रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप a क्रॉस a करेंगे और आप कहते हैं कि दोनों के दरमियान एंगल जो है ये 90 है, ठीक है, तो a क्रॉस c, तो ये भी आपके पास 0 नहीं हो सकता। तो द करेक्ट ऑप्शन इज a डॉट b जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 176 इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू वेक्टर c देन वेक्टर c इज, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ये हमेशा के लिए उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन पे ए और बी लाई करेंगे। तो ये न सिर्फ ए को परपेंडिकुलर है बल्कि बी को भी, पर दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ए बी फर्ज करें इस फ्लोर पे लाई करते हैं तो वेक्टर सी हमेशा के लिए या तो अपवर्ड होगा या बिल्कुल डाउनवर्ड होगा, लेकिन हमेशा के लिए इन दोनों को तरीका ये होगा कि ये अगर दो वेक्टर्स है या आपस में इस प्लेन पे पड़े हैं तो वेक्टर सी या तो यहाँ पे हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, या यहाँ ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो दैट विल बी द डायरेक्शन। अच्छा, वेक्टर सी के बारे में इंफॉर्मेशन इन द क्रॉस प्रोडक्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ सी, परपेंडिकुलर टू बोथ। 177 विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स नेवर गिव द रिजल्टेंट 3 न्यूटन, इनमें से कौन सा पेयर है जिससे रिजल्टेंट जो है वो 3 न्यूटन नहीं आ सकता? तो एक ऑप्शन हमें गिवन है 2 न्यूटन और 6 न्यूटन। अगर 2 न्यूटन और 6 न्यूटन को हम ऐड कर दें तो इससे रिजल्ट आता है 8 न्यूटन। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो रिजल्ट आता है 4 न्यूटन। मतलब आपके पास जो रेंज है वो 8 से 4 तक है। इनमें से
ही जो है, अब इसमें से आपके पास 3 रिजल्टेंट नहीं आ सकता, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 178 है। 0.1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 0.1 नैनोमीटर। याद रखिए बेटा 0.1 नैनोमीटर, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10, नैनो की जगह 10-9 मीटर। ये 10 भी जब ऊपर जाएगा तो 10-1 10-9 बन जाएगा 10-10 मीटर। और याद रखिए 10-10 मीटर रिप्रेजेंट करता है 1 एंगस्ट्रॉम को, जो कि लेंथ का यूनिट है, और हम इसे इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक साइज वगैरह के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 179 में द यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म ऑफ एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट जो है वैसे हम कहते हैं कि एनर्जी यूनिट जाउल होता है, लेकिन ये डिराइव यूनिट है। अगर आप इसको लिखते हैं इन टर्म ऑफ बेस यूनिट तो आ जाएगा न्यूटन के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में मीटर तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा बेटा, डिस्कशन का जो लास्ट एमसीक्यू है हमारे डिस्कशन का, वो है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इस के लिए जो आर की लंबाई है वो रेडियस के मुकाबले में डबल है, ट्वाइस है। तो इस तरह का आर्क कि जिसकी वैल्यू उसके मुकाबले में रेडियस के मुकाबले डबल हो, एंगल कितना बनाएगा? तो अगर आपको सिंपल बेटा फार्मूला याद है इसका कि थीटा इक्वल होता है हमारे पास एस और आर के रेशो के। थीटा हमारे पास एस और आर के रेशो के बराबर है। अब ये कह रहे हैं कि आर 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो एस है ये इसके मुकाबले में डबल है। अगर आर की लेंथ रेडियस से डबल हो तो व्हाट विल बी द एंगल? तो एंगल बेटा आप निकाल सकते, थीटा इज इक्वल टू एस की जगह 2r डिवाइड बाय आर। आर के साथ आर कैंसल, सो द रिजल्ट इज 2 रेडियन। आपके पास ऑप्शन में गिवन है 1 रेडियन, फिर गिवन है पाई बाय 2 रेडियन, फिर गिवन है 2 रेडियन, और फिर गिवन है 2 पाई रेडियन। तो इसमें बेटा जो करेक्ट ऑप्शन होता है आ सकता है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो 180 में ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेटा हमारी डिस्कशन थी चैप्टर नंबर 1 और 2 की। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को अगले 2 चैप्टर्स के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।